ये दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार और आज के लिए मैं आप लोगों को नया टॉपिक लेकर के आया हूं। तो आइए फिजिक्स में आज मेरा नया टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण न किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए हमें अब यहाँ पर क्या मैं समझा रहा हूँ कि ये देखिए फिगर को आप ध्यान से देखिएगा। ये आपका एक विद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है, माइनस क्यू आवेश यहाँ पे है, प्लस क्यू आवेश यहाँ पे है। ओ इसका केंद्र है और ओ से किसी भी बिंदु न पी पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये पी बिंदु कोई भी बिंदु है, न तो ये अक्षीय स्थिति में है और न ही ये निरक्षीय स्थिति में है। निरक्षीय स्थिति में समझते हैं ना, यहाँ से एक लंबवत ऐसे लाइन जाता और इस लंबवत लाइन पर बिंदु पी होता है। तो लंबवत लाइन में तो है नहीं, तो निरक्षीय स्थिति में भी नहीं है बिंदु पी और अक्षीय स्थिति में भी नहीं है, तो ये कहीं पर भी स्थित रहेगा बिंदु पी, ठीक है ना। मतलब कहीं पर भी ना, निरक्षीय अक्षीय, इधर इस जगह कहीं पर भी स्थित रहेगा। उसी को हम लोग किसी भी बिंदु बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसी कारण से हम लोग बोल रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश के द्वारा बना हुआ एक विद्युत द्विध्रुव आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, और इसके द्वारा केंद्र O से R दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। इस P बिंदु का ध्रुवीय नियामक, कल भी हम आप बताए थे, ध्रुवीय नियामक क्या दिया हुआ, R थीटा, जहां R क्या बताता है तो बिंदु O से P की दूरी, और थीटा क्या बताता है तो OP रेखा का, मतलब O से P को मिलाने वाली जो रेखा है वो रेखा का न द्विध्रुव के अक्ष के साथ न बनने वाला कोण, ठीक है। ये थीटा क्या बतलाता है, ना P बिंदु को ना केंद्र O से मिलाने वाला रेखा अर्थात OP का द्विध्रुव के अक्ष के साथ बनने वाला कोण थीटा, ठीक है ना। तो चलिए अब इस के कारण हमें क्या फाइंड करना है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चलिए जो भी मैं बात आपको बोला अभी उसको मैं लैंग्वेज में समझा देता हूं कि दिए गए चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके कारण किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P का ध्रुवीय नियामक द्विध्रुव के केंद्र O के सापेक्ष, नहीं, द्विध्रुव के केंद्र O के सापेक्ष ध्रुवीय नियामक कितना है, R थीटा। O के सापेक्ष कहने का मतलब है कि O के सापेक्ष ही दूरी भी मापना है और O पर ही आपको कोण भी मापना है। बिंदु O पर कितना कोण बन रहा है वही कोण मापा जाता है ना। तो चलिए, तो बिंदु P का ध्रुवीय नियामक द्विध्रुव के केंद्र O के सापेक्ष R थीटा है, अर्थात OP बराबर, मतलब O से P बराबर कितना है, R। OP बराबर कितना, R, तथा कोण POB बराबर थीटा है। कोण POB बराबर थीटा है, ठीक है। अब देखिए ये जो निकाय है, निकाय मतलब विद्युत द्विध्रुव जो बन रहा है, इस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब जो बताया था आपको P बराबर Q गुना 2L होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है। और P की दिशा किधर से किधर होती है, माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर, अक्ष के अलोंग, अक्ष के अनुदिश, ठीक है ना। बिंदु P, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का दिशा कैसा होता है, अक्ष की ओर होता है। तो अक्ष की ओर किधर, माइनस Q से प्लस Q की ओर होता है, ठीक है ना, अक्ष की ओर। बात समझ में आए, तो वही लिखा गया है यहाँ पे कि इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है जिसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के समांतर, तो द्विध्रुव के अक्ष यही ना है A से B, तो द्विध्रुव के अक्ष पर ही ना A से B अक्ष है, तो A से B की तरफ ही
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी दिशा होता है। ठीक है, मतलब आप बोलिए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये देखिए P जो है ना, इसका दिशा A से B की तरफ ही होता है, -Q से +Q की तरफ। ठीक है, तो अक्ष का भी दिशा A से B की तरफ है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भी दिशा A से B की तरफ है। तो दोनों एक दूसरे के समांतर ही ना हुआ है ना, दोनों एक ही रेखा पर हुआ, AB पर ही हुआ, तो दोनों एक ही रेखा पे है, मतलब एक दूसरे के संरेख है और संरेख को ही समांतर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P जो है, P की दिशा जो है अक्ष के दिशा के अनुदिश है, या फिर समांतर भी बोल सकते हैं। तो वही लिखा गया कि इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, जिसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के समांतर A से B की तरफ है। तो जानते हैं ना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा -Q से +Q की तरफ होती है और अक्ष के अनुदिश होती है या अक्ष के समांतर होती है। ठीक है ना, अनुदिश करने का मतलब अक्ष के दिशा में, -Q से +Q की ओर, तो अनुदिश को समांतर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अनुदिश का मतलब होता है संरेख होना, और संरेख को हम लोग समांतर भी बोलते हैं। तो चलिए, तो इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, जिसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के समांतर A से B की तरफ है। अब एक बात बताइए, ये देखिए यही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है ना P। अब एक बात बताइए, यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, ये जो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो इस सदिश राशि का मतलब ये हम आपको दिखाए हैं कि इसका दिशा A से B की तरफ होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी उसका दिशा भी ऐसा ही होगा, यही है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P जो है ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है P। हाँ, आप सोच रहे होंगे सर ये तो अक्ष है, लेकिन अक्ष के ही समांतर होता है, अक्ष के ही अनुदिश विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है। तो P जो है क्या है ना, -Q से +Q की तरफ, यानी A से B की तरफ। ठीक, तो P जब इधर है, इधर, तो इसका अब हम घटक तोड़ने जा रहे हैं। घटक मतलब साटा cos थीटा हटा sin थीटा। तो बताइए जो P है, P यहाँ पर जो P है, ये इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, P मान रहे हैं। तो ये P जो है किसके साथ सट के थीटा कौन बना रहा है, इसके साथ, OP के साथ, है ना, ये OP के साथ सट करके थीटा कौन बना रहा है। तो P cos थीटा ये हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, ये P cos थीटा, इसका एक घटक ऐसे हो जाएगा, ये वाला जो हुआ आपका ये P cos थीटा हो गया। ठीक, अब देखिए ये P विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश था, मन इधर था। ठीक है, तो ये P जब हम लोग इधर था तो इसका हम सटा cos तोड़े तो P cos थीटा, और हटा sin तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा, ये वाला P sin थीटा हो गया। ठीक है ना, P sin थीटा, बात समझ रहे हैं ना, सटा cos हटा sin। अब याद रखिएगा आप लोग ना, वही देखिए जो अभी हम बताएं उसको लैंग्वेज में यहाँ लिख दिए हैं कि P का घटक OP दिशा में, P का घटक, ये जो P है इसको मानिए ना P, आप साफ यहाँ पर लिखिए P, ठीक है ना, क्योंकि ये विद्युत, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा बाबू, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P होता है उसका दिशा A से B की तरफ ही होता है, -Q से +Q की तरफ ही होता है। तो P का घटक हम P cos थीटा, यानी चूंकि ये थीटा कोण सट के बना रहा था इधर, तो P cos थीटा हो गया और ये वाला P sin थीटा हो गया। ठीक है ना, तो P का जो घटक है OP दिशा में, O से P की दिशा में, O से P की दिशा में P cos थीटा है, और OP के लंबवत दिशा में P sin थीटा हुआ। ठीक है, वही लिखे हैं कि P का घटक OP दिशा में P1 और OP के लंबवत दिशा में P2 है। ठीक है ना, OP के दिशा में कितना, P1 इसी को मान रहा है, P cos थीटा है ना, उसी को P1 हम बोल रहे हैं। और फिर OP के लंबवत दिशा में अर्थात इधर ना P2 मतलब P sin थीटा को ही हम P2 मान लिए हैं। देखिए ठीक है ना, यहाँ हम नीचे लिखे भी, अर्थात P1 = P cos थीटा और P2 = P sin थीटा, P1 = P cos थीटा, P2 = P sin थीटा। समझ में आया, हम घटक तोड़ दिए हैं, कंपोनेंट तोड़े हैं, सटा cos हटा sin, किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। किधर, तो एक OP के दिशा में, OP की दिशा में, और एक OP के लंबवत दिशा में। अब सोचिएगा कि सर आप OP के दिशा में ही क्यों तोड़ रहे हैं,
ओपी को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं सर, पी के दिशा को ही हम टारगेट क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो जब पी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है तो इसीलिए हम एक जो घटक तोड़े ओ से पी को मिलाने वाला रेखा के अनुदिश जो कि पी cos थीटा है, और एक ओपी के लंबवत दिशा में तोड़ दिए पी sin थीटा। और अब यहाँ पर पॉइंट आप लोग गौर से समझिएगा, यहीं पे पॉइंट समझने वाला, उसके बाद ना बिल्कुल आसानी से प्रूफ हो जाएगा। बस 2 मिनट आप लोग गौर से सुनिएगा। तो रेडी हैं आप लोग? चलिए एक बात बताइए, ये P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, बिल्कुल। तो ये भी P cos थीटा भी द्विध्रुव आघूर्ण ही होगा ना, क्यों, और ये P sin थीटा भी द्विध्रुव आघूर्ण ही होगा, क्यों, क्योंकि जब P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो P का इन लोग घटक ही है ना, इसी का ना एक अवयव घटक एक भाग तोड़े हैं P cos थीटा और P sin थीटा। तो P का P cos थीटा और P sin थीटा जो है भाग है, एक घटक है। तो ये जब द्विध्रुव आघूर्ण है तो ये भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। अगर बड़ा सा मान लिया जाए, हम एक लोहा का टुकड़ा लेते हैं और लोहा को अगर हम तोड़ेंगे, इसका घटक तोड़ दीजिए, लोहा तोड़ दिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये पत्थर नहीं ना होगा, ये दोनों भी तो लोहा ही होगा। तो वही बात बता रहे हैं कि ये जब द्विध्रुव आघूर्ण है तो इसका घटक P cos थीटा और इसका घटक P sin थीटा दोनों द्विध्रुव आघूर्ण ही होगा। अब बताइएगा कि ये P1 द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है ना, द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इस द्विध्रुव आघूर्ण के कौन से स्थिति में P है, P जो है इस द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में है ना। इस द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, इसका P1 की बात करें तो P1 के सापेक्ष P बिंदु जो है अक्षीय स्थिति में है, ठीक है। और ये P sin थीटा ये जो द्विध्रुव है ना, द्विध्रुव आघूर्ण, इसके सापेक्ष ना बिंदु P जो है ना, कौन लंबवत है ना, देखिए बिंदु P जो है, बिंदु P इसके लंबवत है, यानी इस द्विध्रुव के सापेक्ष देखा जाए तो बिंदु P जो है लंबवत स्थिति है, मतलब निरक्षीय स्थिति में है, ठीक है ना। तो देखिए गौर कीजिए, ये जो P1 P का घटक निकला P1 P cos थीटा, तो उसके सापेक्ष बिंदु P अक्षीय स्थिति में है, और इसका घटक P sin थीटा न के सापेक्ष बिंदु P निरक्षीय स्थिति में है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके चलते, मतलब ये द्विध्रुव के चलते, द्विध्रुव आघूर्ण के चलते P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और फिर P sin थीटा के कारण न बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए चूंकि P बिंदु वही जो हम बोले उसको लैंग्वेज में लिख रहे हैं, चूंकि बिंदु P की स्थिति घटक P1 मतलब P1 P cos थीटा के सापेक्ष अक्षीय स्थिति है। बिंदु P जो है घटक P1 के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में है, अतः इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा। तो याद रखिए, आप लोग को बताया कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, फॉर्मूला 1/4πε0 2p/r³ होता है। तो 1/4πε0 2p, तो p के जगह हम लोग क्या लिख देंगे P1 और r³, चूंकि यहाँ से यहाँ का दूरी r ही है ना। तो 1/4πε0 2 और P1 के जगह पर कितना रख दिए, P cos थीटा रख दिए बटा में r³। यहाँ गौर कीजिएगा कि ये एक जो है, जैसे देखिए ये एक द्विध्रुव था ना, तो ये एक जब द्विध्रुव था तो P उसका द्विध्रुव आघूर्ण हुआ, और P का ही 2 भाग में हम तोड़ दिए, एक P cos थीटा एक P sin थीटा। तो ये भी एक द्विध्रुव का ही काम करेगा, ठीक है ना। मतलब इस द्विध्रुव के चलते P इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है, और इसी का 2 भाग तोड़े हैं P cos थीटा P sin थीटा। तो इन लोग भी ना इसी द्विध्रुव का ही ना एक अंश हुआ, एक द्विध्रुव का ही भाग हुआ। तो अगर इस द्विध्रुव आघूर्ण के ना हम बात करें तो इसके सापेक्ष बिंदु P अक्षीय स्थिति में है, ठीक है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र P बिंदु पर हम निकालें जो अक्षीय स्थिति में है। फिर इसके कारण, चूंकि ये भी तो विद्युत द्विध्रुव का ही ना भाग है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ही भाग है ना। तो इस विद्युत द्विध्रुव बोलिए या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण हम P बिंदु पर क्या निकालेंगे, विद्युत
क्षेत्र निकालें। तो कौन कौन फार्मूला लगा करके क्षेत्र निकालेगा पी बिंदु पर? निरक्षीय स्थिति में। क्यों? क्योंकि इसके सापेक्ष बिंदु पी को देखिए ये लंबवत है, 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन जाएगा। तो इसके पी कॉस थीटा के सापेक्ष पी बिंदु पर अक्षीय स्थिति वाला फार्मूला लगाकर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और पी साइन थीटा के चलते पी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति वाला फार्मूला लगाकर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और दोनों को सदिश विधि से जोड़ देंगे। तो वही देखिए, अब चूंकि पी बिंदु की स्थिति घटक P2 के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति है। घटक P2 मतलब ये P साइन थीटा, P2 मतलब P साइन थीटा, और इसके सापेक्ष P कौन सा स्थिति है? निरक्षीय स्थिति। तो इसके कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालिए निरक्षीय स्थिति का फार्मूला लगाकर, तो क्या हो जाएगा? अतः इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E2 बराबर, अब बताइए निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होता है? विद्युत क्षेत्र 1/4πε0 P बाई आर क्यू। तो P के जगह हम लोग P2 न करेंगे, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव का भाग यहाँ पर कौन सा है? P2, ठीक है। तो P2 बाई आर क्यू कर दी। अब P2 1/4πε0 P2, तो P2 का वैल्यू कितना है? P2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर? P साइन थीटा। तो P साइन थीटा बाई आर क्यू। अब बताइए कि देखिए, अब देखिए अक्षीय स्थिति के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है P बिंदु पर, वो कैसे रहता है? इधर E1 का दिशा इधर हो गया, ठीक है। और निरक्षीय स्थिति के कारण न बिंदु P पर जो उत्पन्न हुआ विद्युत क्षेत्र उसका दिशा E2 इधर की ओर होगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से बाबू बता रहे हैं हम, न आप लोग को दिक्कत नहीं हो इसलिए, न ये माइनस क्यू प्लस क्यू एक विद्युत द्विध्रुव था, और विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P हुआ, तो इसी P का हम लोग घटक तोड़े दो लंबवत भाग में, P cos थीटा P sin थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे? चूंकि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में भी विद्युत क्षेत्र होता है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र होता है। तो जब इसको हम दो भाग में तोड़ दिए P cos थीटा P sin थीटा, तो इसका ये जो मतलब इसी द्विध्रुव का ना एक भाग हुआ P cos थीटा। तो अगर P cos थीटा के सापेक्ष P की स्थिति देखा जाए तो ये अक्षीय स्थिति में है बिंदु P। तो इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर अक्षीय स्थिति वाला फार्मूला लगाकर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है ना। फिर ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव का ही भाग है। तो इस भाग के कारण ये बिंदु P जो है बाबू निरक्षीय स्थिति में न है, इसके सापेक्ष देखिए, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में। तो जब विद्युत द्विध्रुव के न निरक्षीय स्थिति में बिंदु P रहता है, तो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या जो होगा? 1/4πε0 न कितना? P2 बाई आर क्यू, P बाई आर क्यू। तो वो वाला फार्मूला लगाकर, निरक्षीय स्थिति वाला फार्मूला लगाकर यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है, और दोनों को सदिश विधि से जोड़ देंगे। अब तो क्लियर हो गया होगा। अब एक बात देखिए, यहाँ पर भी बहुत गौर से समझने वाला चीज़ है कि आप बोलिएगा सर, देखिए आप बोलिएगा कि सर आप अक्षीय स्थिति में ना P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाले ना सर, तो आपका सर ये दिशा जो है विद्युत क्षेत्र का वो इधर ही क्यों गया सर? है सर, हम इधर नहीं कर सकते थे, या इधर नहीं कर सकते थे, या इधर नहीं कर सकते थे ना? मतलब सर आप क्या समझ रहे हैं इससे? ठीक है, थोड़ा सा हमको समझाइए। तो देखिए एक बात बता रहे हैं, आपको याद होगा अक्षीय स्थिति वाला, थोड़ा सा थ्योरी को माइंड में याद कीजिए, और नहीं तो थोड़ा सा पेज पलट करके पीछे अपना नोट्स कॉपी में देख लीजिएगा कि अक्षीय स्थिति में न बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था न उसका दिशा किधर होता था? न विद्युत द्विध्रुव के ही दिशा में होता था। याद रखिए। देखिए चलिए याद कीजिए आप लोग कि ये विद्युत द्विध्रुव है, और इस विद्युत द्विध्रुव के जब बिंदु P जो है अक्षीय स्थिति में होता था, तो प्लस क्यू के कारण भी विद्युत क्षेत्र किधर होगा? इस बिंदु पर प्लस क्यू के कारण बताया था ना, प्रति एकांक परीक्षण आवेश को रखकर देखने के लिए। तो ये इसको धक्का देगा तो इधर की ओर, ठीक है ना, इधर की ओर E1 हो गया। और माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर किधर? ये चूंकि माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू को अपने तरफ खींचेगा, तो विद्युत क्षेत्र का दिशा E2। अब क्या करेंगे? E2 और E1 दोनों क्या है? अपोजिट है ना।
तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर हम लोग बताए थे कि E1 का वैल्यू जो होता है ना E2 से कम होता है। आप लोग थ्योरी को पीछे देखिएगा तो E1 में से जब E2 घटाइएगा तो दिशा इधर ही ना रह जाएगा विद्युत क्षेत्र का। तो अब बताइए दिशा विद्युत क्षेत्र का किधर हुआ, जो परिणामी दिशा हुआ वो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के दिशा में ही हुआ ना। अक्ष किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर, तो अक्ष के दिशा में ही है ना विद्युत क्षेत्र का दिशा। ठीक है, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। उसको देखिए क्लियर समझने के लिए आप थोड़ा सा थ्योरी को पीछे देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब बताइए, तो अक्षीय स्थिति के कारण जब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की मतलब दिशा जो होती है वो अक्ष के ही दिशा में होती है। तो अक्ष की दिशा किधर है, ऐसे आगे की ओर, तो यही बिंदु P पर आगे की ओर हम लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी को आप लोग देखेंगे। अब देखिए निरक्षीय स्थिति के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो कल ही हम बताए थे कि निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो द्विध्रुव के अक्ष के समांतर किंतु विपरीत उत्पन्न होता है। तो विद्युत द्विध्रुव का अक्ष किधर है, चूंकि अक्ष यही ना हो गया, चूंकि इसके चलते P बिंदु पर निकाल रहे हैं, इसके कारण P बिंदु निरक्षीय स्थिति में है, तो इसका अक्ष हो गया इधर और इसके अक्ष के विपरीत और समांतर होगा, इसके द्वारा P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है ना। इसके कारण P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस अक्ष के समांतर किंतु विपरीत होगा। तो देखिए समांतर है ना, ये और ये बिल्कुल समांतर लग रहा है, और दिशा देखिए अक्ष इधर है, इधर से इधर की ओर, ठीक है ना, ऐसे, लेकिन ना इसके विपरीत, समांतर तो होगा लेकिन विपरीत होगा विद्युत क्षेत्र। तो अब समझ में आया E1 और E2 ऐसे क्यों है, ठीक है। अब चलिए अब बताइए बाबू कि जब E1 है E2 है तो दोनों के बीच का E1 देखिए सीधे ऐसे गया और E2 बिल्कुल ऐसे गया, दोनों के बीच का एंगल, अब देखिए यहीं पर देखिए ना एंगल, चूंकि ये परस्पर लंबवत घटक था, ये इन लोग के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इसी को ना आगे बढ़ा दिया गया है, इसके ये आगे बढ़ गया, इसी का दिशा में E1 है और इसी के समांतर E है, तो E1 और E2 के बीच का भी कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम E1 और E2 का बीचों बीच एकदम परिणामी निकालेंगे, क्योंकि हमको E1 E2 को डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, सदिश विधि से जोड़ेंगे। तो P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए E1 और E2 का परिणामी अर्थात E निकालना पड़ेगा। तो चलिए दोनों के बीच का कोण हमको पता है 90 डिग्री है, ठीक है ना। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि जब P cos थीटा और P sin थीटा के बीच का कोण 90 डिग्री है तो इन लोग के भी बीच का कोण 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो अब चलिए अब वही लिख रहे हैं जो समझा उसको अब लैंग्वेज में बोल रहे हैं। अब E1 तथा E2 परस्पर लंबवत हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र अर्थात E बराबर, अब बताइए फार्मूला आप लोगों को पढ़ा है ना परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने का, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो a² के जगह E1 का स्क्वायर, b² के जगह E2 के स्क्वायर, 2ab के जगह 2E1 इंटू E2 और cos थीटा के जगह cos थीटा। अब बताइए cos थीटा के जगह ये पूरा ऐसे ही उतार दिए, cos थीटा के जगह 90 डिग्री रखिएगा बिल्कुल। अब cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो 0 गुना सब क्या हो जाएगा 0, तो 0 को इन लोग में जोड़िएगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इतना ही आएगा। अब E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर, तो E1 का स्क्वायर भैया कितना है आपका, तो ऊपर देख लीजिए E1 कितना निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p cos थीटा बाई r3, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p cos थीटा बाई r3 का होल स्क्वायर। E2 का a स्क्वायर, तो E2 का स्क्वायर, तो E2 कितना निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन p sin थीटा बटे r3, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन p sin थीटा बटे r3 का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, जब इसका स्क्वायर है होल स्क्वायर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का भी स्क्वायर हो गया है ना, स्क्वायर कर दिए, और 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर तो p स्क्वायर, cos का स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा, और r के पावर 3 का स्क्वायर की जगह तो r के पावर 6 न हो जाएगा। अब चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट p sin थीटा बटा r क्यू का होल स्क्वायर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर कर दिए, फिर p का स्क्वायर तो p स्क्वायर, साइन का स्क्वायर तो साइन का थीटा, r क्यू का स्क्वायर तो r का पावर 6। अब दोनों को गौर से देखिएगा ना, ये और इस टर्म को ध्यान से देखिए, दोनों में क्या कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का होल स्क्वायर दोनों में कॉमन था, कॉमन ले लिए, p स्क्वायर दोनों में कॉमन था, कॉमन ले लिए, r के पावर 6 दोनों में कॉमन था, कॉमन ले लिए,
अब सब कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा, देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले ही लिए, आर के पावर 6 कॉमन ले लिए, पी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो 4 बच जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और इसी तरह इसमें सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये अंडर रूट का साइन है ना, तो इसमें अगर ये स्क्वायर है, माने स्क्वायर मतलब ये 2 गो है, तो ए गो बाहर निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, पी का स्क्वायर है तो पी बाहर निकल जाएगा रूट के बाहर, आर के पावर 6 है तो आधा कीजिए, आर के पावर 3 बाहर निकल जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका बच जाएगा। चलिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यू हो गया, यहाँ से अंडर रूट, अच्छा 4 कॉस स्क्वायर थीटा को 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, अरे 3 और 1 4 हो जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसा क्यों की है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगला स्टेप में इतना का वैल्यू 1 लिखा जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन ऐसे ही, पी बाई आर क्यू ऐसे ही, 3 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही उतार दिया, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, ठीक, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू, और इसको अच्छा से आगे पीछे कर दिए 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही हुआ ना बिंदु पी पर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पी पर ना विद्युत क्षेत्र का परिमाण हो गया। ठीक है, अब जब तुरंत बोलिएगा आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये तो पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण हुआ सर, मतलब E1 और E2 का जो परिणामी निकाले, जो रिजल्टेंट निकाले ई, तो ई का सर परिमाण जो है इस सर सूत्र से मिल जाएगा हमको, इस फार्मूला से मिल जाएगा। लेकिन सर चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए सर कि जब ई इसका परिणामी तो हम लोग निकाल लिए, अब ये क्या है विद्युत क्षेत्र, और जब विद्युत क्षेत्र है तो वो सदिश राशि होता है, तो सदिश राशि है तो इसका दिशा सर कुछ होगा ना सर, दिशा कैसे बताइएगा सर। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये जो परिणामी विद्युत क्षेत्र का दिशा, दिशा मतलब क्या होता है, कोण बताना, कि ये वाला कोण मतलब कोण बता दीजिए कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो ओपी के दिशा के साथ कितना कोण बना करके ऐसे जाएगा, यही ना दिशा का मतलब कोण बताना, एंगल बताना। ठीक है ना, तो ना दिशा मतलब ये ओपी के साथ ना कितना कोण बना रहा है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि परिणामी विद्युत क्षेत्र ई जो है ओपी के साथ कितना कोण बनाती है, अल्फा कोण बनाती है, ओपी के साथ अल्फा कोण बनाती है। तो अब यहाँ थोड़ा सा आपको गौर करके समझना होगा, देखिएगा इस फिगर को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ठीक है ना, इस फिगर को ज़्यादा क्लियर समझाने के लिए देखिए, तो मैं इधर एक फिगर बना रहा हूँ, या यहीं पर आप समझिए E1 है ना, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉटेड लाइन से ऐसे मिला दे रहे हैं। ठीक है ना, मिला दिए। ठीक है, इसको भी ऐसे ऐसे करके मिला दीजिए, तो ये एक वर्ग बन जाएगा ना। जैसे कि आप इसको देखिए, आप लोग जस्ट ये फिगर देख लीजिए, और उसी फिगर को हम यहाँ बता दिए है ना, पी बिंदु है, यहाँ आर थीटा है, और ई बिंदु है, यहाँ पर अल्फा एंगल बन गया। तो इसको हम साफ बता रहे हैं ताकि आपको दिशा का ज्ञान अच्छा से हो जाए। ठीक है, तो इसको हम डॉटेड लाइन से मिला दिए। क्यों मिला दिए, ताकि ये एक मतलब अच्छा फिगर बने और समझ में आए। तो देखिए इसको जब हम E1 जितना है उसी के समांतर मिले, और E2 जितना उसी के समांतर ऐसे रेखा खींच दी, तो अगर ये E2 है तो सामने वाला ये भी E2 हो जाएगा। अगर ये E1 है, ये वाला लाइन, तो इसके सामने भी E1 हो जाएगा। ये वर्ग बन जाएगा, चूंकि एक बराबर साइज से हम लोग बनाए हैं। ठीक है ना, परिणामी आप निकालिएगा तो पढ़ते हैं ना समांतर चतुर्भुज नियम, तो इसका और इसका वैल्यू बराबर ना होगा समांतर चतुर्भुज नियम से। तो चलिए इसको E2 इधर था, E1 इधर था, इसी के समांतर डॉटेड लाइन इधर खींच दिए, तो E2 का वैल्यू इसके बराबर, ये अगर E2 है तो ये भी E2 हो गया, और इसी के समांतर चूंकि ये इसको मिला है डॉटेड लाइन से, तो ये वाला भाग जो होगा उसका भी लंबाई E1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर इस फिगर में tan अल्फा निकालिएगा, तो tan अल्फा या tan यही अल्फा एंगल के लिए, तो tan अल्फा बराबर P/B होता है। तो P का काम कौन करेगा, इसके लिए P का काम E2 ना हो गया, E2 और बाय B मतलब बेस, तो बेस कौन है, E1। बात समझ में आया। ठीक है, तो वही tan अल्फा बराबर कितना हो गया, tan अल्फा बराबर देखिए यहाँ पर ना हम लोग निकाल दें tan अल्फा बराबर P/B, तो tan अल्फा बराबर E2/E1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, समझ गया ना। देखिए अगर ये E2 है तो इसको अगर हम लोग डॉटेड लाइन से मिलाइएगा तो ये भी सामने वाला E2 हो जाएगा, और अगर ये E1 है
ठीक है, ये वाला पूरा लाइन E1 तो इसके सामने भी ये लाइन E1, अगर ये लाइन E2 है तो इसके सामने हम लोग जब ऐसे मिलाएंगे तो ये E2 है तो ये भी E2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम tan अल्फा निकालेंगे तो नहीं हो जाएगा, EP/B होता है, tan अल्फा बराबर P/B। तो P कौन है, तो अल्फा के सामने वाला P होता है, तो E2 और बाई B कौन हो जाएगा, तो E1। तो tan अल्फा बराबर कितना आ गया, E2/1। अब अल्फा सिर्फ निकालिएगा तो tan उधर चल जाएगा, और tan जब उधर चल जाएगा तो tan इन्वर्स हो जाता है, तो tan इन्वर्स E2/E1। ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन हो गया। अगर इसको और लॉन्ग में हम लोग चले तो देखिए E2 का वैल्यू रख दीजिए, तो E2 का वैल्यू कितना आया था, आप गौर कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin θ/r3। याद है ना, E2 का वैल्यू कितना आया था मेरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin θ/r3 रख दी। E1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos θ/r3, तो 2P cos θ/r3 आया था। ठीक है, अब चलिए ये काट दिए, RQ से RQ भी काट दिए, बचेगा क्या, अल्फा बराबर tan इनवर्स ना P sin थीटा बटा 2P cos थीटा, फिर P से P काट दीजिए तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ना ये 1/2 हो गया, और साइन बाई cos tan, तो यही हो गया आपका दिशा। दिशा माने कोण बताना कि कितना कोण बना करके न ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र जो है न OP के साथ कितना कोण बनाएगा, तो अल्फा कोण बनाएगा। और अल्फा कोण का मान कैसे निकालेंगे, तो ये सूत्र से निकाल देंगे। बात समझ में आ गया ना। तो चलिए अब मेरा टॉपिक है ना, मैं 2 नोट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि जैसे देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अब थोड़ा हम लोग बकझक कर लेते हैं भाई, कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, और हम लोग फॉर्मूला इसका क्या प्राप्त किए ना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन P/r3 √1 + 3 cos²θ। ठीक है, तो ये जब विद्युत क्षेत्र का ये जो फार्मूला आया वो तो किसी भी बिंदु पर का ना तीव्रता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर तीव्रता। तो अगर आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर जब ये फॉर्मूला जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता निकालने का है, तो किसी भी बिंदु के बात कर रहे हैं तो सर तो किसी भी बिंदु में तो अच्छी स्थिति पर भी अगर बिंदु रहेगा वो भी आ सकता है, निरक्षीय स्थिति में अगर बिंदु P रहेगा वो भी आ सकता है। चूंकि आप बोल रहे हैं सर कि किसी भी बिंदु पर रहेगा तो ये फार्मूला लगाना है, तो अगर अच्छी स्थिति में अगर इस फार्मूला का यूज करें सर, तो इस फार्मूला का यूज करके क्या अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में भी फार्मूला आ सकता है, इसका प्रयोग करके। चूंकि ये तो है किसी भी बिंदु पर का, तो किसी भी बिंदु पर वाला सूत्र का प्रयोग करके हम निरक्षीय और अच्छी स्थिति का क्या फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं सर, है ना। होना तो चाहिए सर, क्योंकि ये किसी भी बिंदु के लिए है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, आप वैसा कर सकते हैं। तो आइए देखिए, वही मैं पढ़ा रहा हूँ नोट नंबर फर्स्ट कि यदि बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो, अगर बिंदु P जो है ना ये जो विद्युत द्विध्रुव है उसके अक्ष पर स्थित है, कहीं इधर ना अक्ष पे स्थित है, बिंदु P कहाँ पर स्थित है, अक्ष पे स्थित। तो अक्षीय स्थिति में क्या होता है, ये जो कोण थीटा होता है बताए थे ना कितना, ये जो कोण थीटा यहाँ पे बनता है वो 0 डिग्री हो जाएगा। पीछे क्लास में बताए थे अच्छी स्थिति में थीटा का मान 0 डिग्री हो जाता है। तो चलिए आइए, तो अगर बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में हो, अर्थात वह अच्छी स्थिति में हो, अक्ष पर स्थित हो, तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब जब 0 डिग्री हो जाएगा तो अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकालिए। देखिए हम फार्मूला वही प्रयोग करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन P/r3 √1 + 3 cos²θ। अब थीटा की जगह 0 डिग्री रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये अच्छी स्थिति है, बाकी वैसे उतार दिए। अब देखिए 1 + 3 cos² का वैल्यू, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 लिख दिए, है ना। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। अब चलिए ये ऐसे ही उतार दिए। अब 1 + 3 कितना आ जाएगा, 4 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो 2 आ जाएगा, और 2 से P में गुना कीजिए तो 2P/r। अब याद कीजिए, तो ये अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र का फार्मूला है। तो ये फार्मूला कहाँ से आया, इससे आया, लेकिन जरा आप अब याद कीजिए, गौर कीजिए कि अच्छी स्थिति में यही ना फार्मूला हम प्रूफ किए थे, आप लोग को बताए थे ना। तो बिल्कुल, तो आप अब ये समझ गए होंगे कि हाँ सर
इसका प्रयोग करके, चूंकि ये किसी भी बिंदु वाला सूत्र है, तो किसी भी बिंदु वाला सूत्र का प्रयोग करके अक्षीय स्थिति वाला फार्मूला लाया जा सकता है। तो चलिए अब हम निरक्षीय स्थिति वाला भी फार्मूला ला लेते हैं। तो निरक्षीय स्थिति में यदि बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में हो तो क्या बदलेगा, सिर्फ थीटा बदल जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अक्षीय स्थिति में थीटा 0 डिग्री होता है, निरक्षीय स्थिति में थीटा 90 डिग्री होता है। नहीं, आप खुद समझिए, ये विद्युत द्विध्रुव है और अक्षीय स्थिति में बिंदु P रहता है, तो बिंदु P अक्षीय स्थिति में रहेगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, ऐसा पूरा यहाँ से 90 डिग्री बन जाएगा ना। तो थीटा बराबर 90 डिग्री अब रखेंगे। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र फार्मूला लगाइए 1/4πε0 P/r³ इंटू √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की जगह cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, सबको पता है ना। तो चलिए ये हम वैसे ही उतार दिए √1 प्लस, अब cos स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू 0, cos 90 डिग्री 0, तो स्क्वायर भी करेंगे तो 0, और 0 गुना 3 भी करेंगे तो यहाँ देखिए 3 गुना 0 0, और 0 में 1 अगर जोड़ देंगे तो 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 ही रह जाएगा, और 1 से इतना में गुना कीजिएगा तो यही आपका फार्मूला। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का फार्मूला है। इसको हम कौन सा फार्मूला से लाए, कौन सा फार्मूला से प्रूव किए, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूला से लाए ना। अब इस फार्मूला से हम इस फार्मूला को लाए, तो यानी आपको प्रूफ हो गया कि हाँ सर, याद कीजिए ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का फार्मूला है। तो आप लोग को बताया था ना कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का फार्मूला इतना ही होता है। ठीक है, तो आपको अब क्लियर हो गया कि हाँ सर, किसी भी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता का फार्मूला होता है उसका प्रयोग करके हम निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति न दोनों का फार्मूला हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज तक यही, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ना। अच्छे से पढ़िए आप लोग।